हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज में क्लास नंबर 38। इससे पहले मैं 37 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज है इस सीरीज में मैं जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है। यदि आप सभी क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। साथ ही ये जो सीरीज है 2026 और 27 में होने वाली सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य विधानमंडल, जो अनुच्छेद 168 से 212 तक। अनुच्छेद 168 है जिसमें राज्यों में विधानमंडल का गठन दिया गया है। सभी राज्यों में जो ये सभी राज्यों में विधानसभा होती है। जो 6 राज्य हैं उनमें विधान परिषद द्विसदनीय विधायिका है। वे कौन कौन से राज्य हैं तो आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद जैसी है द्विसदनीय। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। को 3 कई जो और स्टेट हैं उनके नाम रख देगा और एक इनमें से, तो आप इनका नाम अच्छे से ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 169 जिसमें विधान परिषद का उन्मूलन और निर्माण दिया गया है। संसद राज्य विधान सभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर विशेष बहुमत से विधान परिषद का निर्माण उन्मूलन कर सकती है। ओके, ऐसे कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन भी माना जाता है। ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 170 जिसमें विधानसभाओं की संरचना दी गई है। विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाने चाहिए। निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या सीट अनुपात लगभग बराबर होना चाहिए। विशेष मामले गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में न्यूनतम सदस्य संख्या 30 है और मिजोरम में 40 और नागालैंड में कितनी है 40। याद रखिएगा। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। कुल सदस्य विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होंगे और न्यूनतम सदस्य 40 होंगे और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाएंगे। किसी राज्य की जो विधान परिषद है उसमें कुल सदस्यों में से जो 1/3 सदस्य हैं वो स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा, नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है 1/12 जो सदस्य हैं वो 3 वर्ष या उससे अधिक के स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य कम से कम 3 वर्ष के जो अनुभव वाले शिक्षक हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं। वो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, सामाजिक सेवा विशेषज्ञ आदि से होते हैं। अनुच्छेद 172 है जिसमें राज्य विधानमंडल की अवधि दी गई है। विधानसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष जब तक कि उससे पहले भंग न कर दिया जाए। विधान परिषद की स्थायी निकाय 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट मेडाइवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत काल के बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले ये जो विदेशी आक्रमण है भारत पर किस किसने किए उनके बारे में जानेंगे। ये मोहम्मद गौरी है, ये तीसरा इस्लामिक है, दूसरा तुर्क आक्रमण है जो 1117 से 1206 तक रहता है मोहम्मद गौरी। ध्यान रखिएगा। ओके, इससे पहले मैं पिछले क्लासेस में चीज़ें करा चुकी हूँ। फारसी नाम इसका मुइनुद्दीन है, जो मुइनुद्दीन मोहम्मद है। पहला आक्रमण इसने 1175 मुल्तान पर और 1178 में गुजरात में किया था और गुजरात पर आक्रमण किया था, जहां उन्हें मूर राजद्वती भीमद्वती और उनकी मां नायका देवी ने हराया था। मोहम्मद गौरी को ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज और गौरी के बीच युद्ध हुए थे। कौन कौन से तो तराइन की जो पहली लड़ाई है वो 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में गौरी की जीत होती है। इन दोनों के बीच होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। नोट, कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो गौरी का सेनापति था और इसने तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की मदद की थी, जिससे कि गौरी विजयी होता है।
नेक्स्ट, पृथ्वीराज के दरबार के लेखक चंदवरदाई जो थी, उनके द्वारा पृथ्वीराज रासो को लिखा गया। चंदावर की लड़ाई 1194 में हुई थी। गौरी और राजा जयचंद के बीच लड़ी गई, जिसमें गौरी विजय हुआ। गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, याददौस कुबाचा, बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नेक्स्ट है, अब आएगा हमारा जो दिल्ली सल्तनत काल है, उस पर किस किसने शासन किया, कौन कौन से वंशों ने। तो सबसे पहले गुलाम वंश आता है, जो 1206 से 1290 तक रहता है। खिलजी वंश ये 1290 से 1320 ईस्वी तक रहता है। तुगलक वंश ये 1320 से 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश ये 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक फिर आता है। लास्ट वंश जिसका नाम होता है लोधी वंश, जो 1451 से 1526 तक। ओके, याद करने का ट्रिक है, गुलाब खिला तसले में, गु फॉर गुलाम वंश, और खी फॉर खिलजी वंश, त फॉर तुगलक वंश, स फॉर सैयद वंश, ले फॉर लोधी वंश, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है ज्योग्राफी में मिट्टी। ये एक मिट्टी के कुछ टाइप रह गए हैं, तो उनको भी कर लेते हैं। वैसे इनसे क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर भी करा देते हैं। रेगिस्तानी जो मिट्टी है, वो रेगिस्तानी शुष्क मिट्टी रेतीली क्षेत्र होती है, जहाँ कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। ये अत्यधिक शुष्क और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। पर्वतीय मिट्टी यह पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है और इसमें खनिज पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। पर्वतीय मिट्टी जैविक पदार्थों से समृद्ध होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कृषि, जो ज्योग्राफी में ही है। खेती यह है वो खेती के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले आदिम निर्वाह खेती। यह छोटे छोटे भूखंडों पर पारंपरिक और औजारों जैसे खुरपी, दाव, खुदाई करने वाली लकड़ियों आदि परिवार समुदाय की सहायता से की जाती है। इस प्रकार की खेती मानसून, मिट्टी की प्रकृति, उर्वरता और अन्य पर्यावरण की परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट गहन निर्वाह खेती है, ये नंबर 2 पर है, और यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जमीन पर जनसंख्या का दबाव बड़ा होता है। यह श्रम प्रधान खेती है, जहां अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जैव रासायनिक इनपुट और सिंचाई की उच्च खुराक का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, उसे गहन निर्वाह खेती कहा जाता है। नेक्स्ट वाणिज्यिक खेती। इस प्रकार की खेती एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई की जाती है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है उत्पादन को उत्पादन को बाजार में बेचना होता है। उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए उच्च उपज देने वाली किस्में HYE हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, रोगनाशक आदि जैसे आधुनिक उत्पाद की उच्च खुराक का उपयोग किया जाता है। बागवानी खेती। इसमें उत्पादन और लाभ को अत्यधिक करने के लिए भूमि के बड़े क्षेत्रों पर खेती की जाती है। उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें कौन कौन सी हैं। बागवानी खेती के लिए चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला, ये बागवानी खेती के उदाहरण हैं। इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मिश्रित खेती। इसमें एक ही खेत पर फसलें उगाना और पशुपालन करना शामिल है। इस तरह की खेती किसानों को स्थिर आय उत्पन्न करने में मदद करती है। नेक्स्ट है ट्रक खेती। यह वह क्षेत्र है जहां किसान केवल सब्जियों की में विशेषता रखते हैं, जिसे ट्रक खेती कहा जाता है। नेक्स्ट है जनरल साइंस में गति के नियम। गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले जड़त्व की अवधारणा प्रस्तुत की थी। एक झुके हुए तल पर वस्तुओं की जो गति है, उसको देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब कोई बल उन पर कार्य नहीं करता है तो वस्तु एक समान गति में चलती रहती है। गैलीलियो ने निबंधों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जिसका नाम था डे मोंटो, जिसका अर्थ होता है गति पर। गैलीलियो की एक पहली पुस्तक, जिसका नाम द लिटिल बैलेंस, 1586 में प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखिएगा। न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए। पहला गति का नियम, जो गति का पहला नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। एक स्थिर वस्तु स्थिर ही रहती है। एक गतिशील वस्तु स्थिर वेग से गतिशील ही रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाए। ये गति का पहला नियम है, या जड़त्व का नियम है। नेक्स्ट जड़त्व के प्रकार। विराम का जड़त्व। यह किसी वस्तु की तब तक विराम अवस्था में रहने की प्रवृत्ति है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ओके, उदाहरण के लिए जब हम किसी पेड़ को हिलाते हैं तो सूखे पत्ते और फल गिरते हैं। ये विराम का नियम है। नेक्स्ट गति का जड़त्व। यहाँ विराम का जड़त्व है, ये गति का।
यह किसी वस्तु की सीधी रेखा में निरंतर गति से चलते रहने की प्रवृत्ति है जब तक कि उसे कोई बाहरी बल न लगाया जाए। उदाहरण के लिए चलती कार में बैठा व्यक्ति अचानक से रुकने पर, जब कार अचानक से रुकती है तो आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि हमारे जो पैर हैं वो सतह के संपर्क में होते हैं। ये गति का जड़त्व होता है। ओके, नेक्स्ट है दिशा का जड़त्व। यह किसी वस्तु की प्रवृत्ति है जिससे वह तब तक इस दिशा में चलती रहे जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। उदाहरण के लिए जब कोई कार तीव्र मोड़ लेती है तो आपका शरीर है वो कार की नई दिशा को अनुसरण करने की बजाय उसी दिशा में चलने लगता है जिस दिशा में वह पहले से चल रहा था। ओके, नेक्स्ट है स्टैटिक जीके में राष्ट्रमंडल खेल पहली बार आयोजित 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। 1942 और 46 के मध्य कोई भी इनका आयोजन नहीं किया गया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। पहले इसे ब्रिटिश साम्राज्य खिलवा यानी कि 1930 से 55 के मध्य इसे ब्रिटिश साम्राज्य खिलवा के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रमंडल खेल के वर्तमान प्रमुख क्रिस जेनकिंस हैं, ध्यान रखिएगा, जेनकिंस। ओके, सर्वाधिक बार मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की है 5 बार। भारत ने मेजबानी 2010 में की जो नई दिल्ली में हुए थे और भारत दूसरे स्थान पर रहा। 2022 बर्मिंघम में हुए थे 2022 के राष्ट्रमंडल खेल हैं और भारत चौथे स्थान पर रहा था। 2026 के ये ग्लासगो में होंगे, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ओके, स्कॉटलैंड में, ध्यान रखिएगा। ओके, राष्ट्रमंडल जो देशों की संख्या कितनी है 56, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन ये आदि शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है एशियाई खेल। ओके, एशियाई खेलों को एशियाड भी कहा जाता है। ये 4 वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये कई बार पूछा गया एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्ष के दौरान होता है, तो 4 वर्ष के। ये 4 वर्ष में आयोजित होने वाले बहु खेल आयोजन है, ध्यान रखिएगा, जिसमें एशिया के खिलाड़ी भाग लेते हैं। और आयोजक एशिया ओलंपिक परिषद। पहले एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली भारत में आयोजित हुए थे। भारत ने 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। सर्वाधिक बार मेजबानी थाईलैंड ने की है 4 बार और दक्षिण कोरिया ने 3 बार। आगामी एशियाई खेल 2026 नागोया जापान में और 2030 के जो एशियाई खेल हैं वो उनका आयोजन दोहा कतर में होगा। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, तो और इस क्लास की PDF चाहिए तो मैं इस क्लास के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक पिन कर दूंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना और आपको सारी क्लासेस की PDF मिल जाएंगे जहाँ से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।